जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनी क्लासेस। सो टेली कम्युनिकेशन का आज जो है हम एक कंक्लूड करेंगे, एक कंसेप्चुअल लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डिजिटल कम्युनिकेशन वाला कंपोनेंट है, प्लस हम देखेंगे कि एंटीना को भी लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसकी भी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ देख लेंगे। इसके बाद जो चीजें बच जाएंगी वो मॉर्निंग में, आप कल का दिन है आपके पास, आप गूगल में थोड़ा सर्च कर लेना। बाकी इन लेक्चर्स को ध्यान से देके एग्जाम में जाना, कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक्स में से जो मैंने पढ़ा है एग्जाम में हेल्प मिलेगी। मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन है, तो अगर आवाज ऊपर नीचे लगी आपको, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना, क्योंकि मैं लेक्चर नहीं छोड़ सकता था, ताकि कुछ चीजें जो है आपको कवर हो जाए एग्जाम से पहले, इसलिए मैंने सोचा कि लेक्चर ले आते हैं। बट अगर थोड़ा आवाज में इश्यू रहेगा तो आप उससे कंप्रोमाइज करोगे, ठीक है। तो देखो, आज हमने जो अपनी कहानी स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले आपके सिलेबस में जो टेली कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है डिजिटल मॉड्यूलेशन। क्या टॉपिक है? डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन। कुछ नहीं है डिजिटल मॉड्यूलेशन। आपने देखो, आपने पढ़ा, मॉड्यूलेशन पढ़ा है। मॉड्यूलेशन क्या होता था कि हम क्या करते थे, कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता था जिसको बैंड सिग्नल बोलते थे, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर रख के भेजते थे। यहाँ पर डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो हमारा वो सिग्नल होगा ना, जो हमें लेके जाना, वो डिजिटल सिग्नल होगा। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जो बाइनरी वन या जीरो के फॉर्म में, वन मतलब कोई चीज है, वन का मतलब सिग्नल है, जीरो का मतलब सिग्नल नहीं है। ऐसे सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने डिजिटल सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल के ऊपर रख के लेके जाना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। मतलब कहने की बात है, यहाँ पर जो है सिग्नल इज डिजिटल सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिजिटल मॉड्यूलेशन करने की डिफरेंट टेक्निक्स है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज, सबसे पहली टेक्निक आ जाती है ASK टेक्निक। क्या? ASK टेक्निक। ASK की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ये पहली ASK आपकी, पहला तरह का डिजिटल मॉड्यूलेशन। हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा जो बाइनरी सिग्नल है ना, हमारा जो वन और जीरो डिजिटल सिग्नल जिसे है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करने सीख रहे हैं। पहले हम एनालॉग सिग्नल को करते थे। एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस वाला सिग्नल, ये डिस्क्रीट है। वन मतलब है तो आगे जीरो नहीं है, फिर वन मतलब है, फिर जीरो नहीं है, फिर वन है। ऐसा जो सिग्नल होगा, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। अब इसको करने के लिए एक तरीका आपका है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। कौन सा मेथड है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। अब देखो, कुछ नहीं है, बेसिकली डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होगा कि हमारा जो कैरियर सिग्नल होगा, क्या होगा, जो कैरियर सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। क्या होगा? एम्पलीट्यूड चेंज होगा। उस केस को बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। हमारा मतलब, मान लो हमारा बाइनरी सिग्नल था वन जीरो की फॉर्म में, इसको हमने रख दिया अपने कैरियर सिग्नल की फॉर्म में। किसके ऊपर रख दिया? कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल हमारा एनालॉग वाला ही है, कैरियर सिग्नल यही वाला है, उसके ऊपर हमने अपना कौन सा रख दिया? डिजिटल सिग्नल रख दिया। डिजिटल मतलब ये वन ये जीरो, मान लो ये वन ये जीरो, ठीक है। ये हमारा डिजिटल सिग्नल, इसको मैंने उठा के इस सिग्नल के ऊपर रख दिया। और अगर इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, किसका? इस कैरियर सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से बनेगा, इसका सिग्नल इस तरह से बनेगा। देखो, यहाँ पर मान लेते हैं एम्पलीट्यूड कम है, फिर आगे जाके एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर आगे जाके मान लो कम हो गया, फिर आगे जाके और बढ़ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होता है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, ठीक है। सर हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो, कुछ नहीं है, सिंपल है कि आपका इस बार हम डिजिटल सिग्नल जो है उसको रख रहे हैं किसी एक कैरियर सिग्नल के ऊपर, और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को हमने कैरियर सिग्नल के ऊपर रखा, और अगर उसका एम्पलीट्यूड, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो है, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। इसी तरह दूसरा हमारा होता है, जैसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग होता है, इसी तरह दूसरा हमारा होता है FSK। FSK मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। क्या? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल सिग्नल। क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर बहुत दूर दूर है, तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत दूर है। आगे आके ये देखो पास पास हो गया, फिर मान लो आगे दूर दूर है। इस केस में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो जिस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो ये याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। देखो, इनमें डिफरेंसेस क्या है? एम्पलीट्यूड वाला जो होगा ये दूर तक जाएगा, बट इसमें नॉइस की प्रॉब्लम रहेगी। और जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होगा, इसमें नॉइस की प्रॉब्लम कम होती है। तो ये नॉइस के लिए
कम नॉइस करता है, तो नॉइस के अगेंस्ट ये अच्छे से काम करता है। कौन सा? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसी तरह जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है फेज शिफ्ट कीइंग। क्या नाम है? फेज शिफ्ट कीइंग। इस केस में क्या होगा? फेज शिफ्ट कीइंग में इसमें ना एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बट फेज चेंज हो जाएगा। फेज चेंज होने का मतलब मतलब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये हमारा सिग्नल जहां था, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं जो हमारा जीरो वाला है पार्ट, मान लेते हैं वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जीरो वाला सिग्नल था नीचे से। अब मान लेते हैं जो वन वाला है वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर फेज जो है वो चेंज है ना। ये नीचे से स्टार्ट हुआ, बट ये वाला फेज इधर ऊपर से स्टार्ट हुआ, ये नीचे से स्टार्ट हुई होगी, मतलब ये मान लो जीरो है, ये मान लो वन है। तो ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? फेज शिफ्ट किंग। इसको क्या बोलते हैं? फेज शिफ्ट किंग बोलते हैं, ठीक है। देखो आपको ना ये चीजें कंफ्यूज नहीं होना है, मिक्स नहीं करनी है चीजें। कुछ नहीं है, वहां पर भी हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन पढ़ा था, ये भी सेम है। बट यहाँ पर जो हमारा सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल है। कहने की बात ये, डिजिटल सिग्नल कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने आपको बताया ना एम्पलीट्यूड वाला। मान लो यहाँ तक ये जीरो का एम्पलीट्यूड है, यहाँ तक वन का एम्पलीट्यूड, समझ रहे हो? तो बट इस केस में एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, इसलिए इसको एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग बोलेंगे। जिस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बोल रहे हैं, और जिस केस में फेज चेंज होगा उसको फेज शिफ्ट कीइंग बोलेंगे। बस इतना आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। देखो एम्पलीट्यूड मॉडल जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है उसका एडवांटेज क्या होगा? वो सिंपल होता है, इजी होता है बनाना, बट डिसएडवांटेज ये है कि नॉइस से उसको इफेक्ट होता है। इस तरह फ्रीक्वेंसी वाले का एडवांटेज ये है कि नॉइस का इतना इशू नहीं होता है, बट फ्रीक्वेंसी वाले का डिसएडवांटेज मैंने आपको उस दिन भी बताया था। डिसएडवांटेज ये होता है फ्रीक्वेंसी वाले का, इसमें हमें ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है, तो रिक्वायर्ड मोर बैंडविड्थ, मतलब ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है, ठीक है। और तीसरा जो फेज शिफ्ट कीइंग होता है उसका एडवांटेज ये है कि मतलब ये बहुत अच्छा यूज कर सकता है बैंडविड्थ का, तो ये फेज शिफ्ट कीइंग का फायदा है, ठीक है। इसी तरह एक और होता है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेचर। क्या? क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या है? क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसका आपका सिंबल होता है क्यू ए एम। एक तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली एम्पलीट्यूड और फेस मॉड्यूलेशन दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्लस फेस मॉड्यूलेशन, मतलब फेस भी मॉड्यूलेट हो रहा है और एम्पलीट्यूड भी मॉड्यूलेट हो रहा है, और इसकी वजह से हम मल्टीपल बिट्स पर सिंबल जो है वो इनकोड कर सकते हैं। बट आपने ये याद रखना है इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी हो रहा है और फेस मॉड्यूलेशन भी होता है दोनों में, और डिजिटल टेलीविजन और डेटा कम्युनिकेशन में हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये चीज आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपना बाइनरी सिग्नल एक कैरियर एनालॉग के ऊपर रख के भेज रहे हैं। उसमें हमने तीन चार टाइप्स जो है देख लिए हैं, ठीक है, डिजिटल मॉडल। अब आपका एक सिलेबस में टॉपिक मेंशन है सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग, ठीक है। एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या है आपका? सैम्पलिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग। क्या है? सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। देखो सैम्पलिंग में कुछ नहीं होता है। सैम्पलिंग, अब ये सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग यूज कहां पर होता है पहले ये समझो। देखो सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग हम यूज करते हैं जब हमें किसी एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे एक कोई पिक्चर है, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। अगर किसी की कोई फोटो है, अब किसी का फोटो जो है, पिक्चर है, वो एनालॉग में है, बट कंप्यूटर तो भाई डिजिटल समझेगा। हमें उस पिक्चर को किस में कन्वर्ट करना है? डिजिटल में। उसके लिए तीनों प्रोसेसेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। देखो इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, बट जस्ट आप समझो कि जब भी हमें एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है ना, तो वहां पर हमें तीन प्रोसेसेस के थ्रू जाना होता है। फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनालॉग। क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग, इनके थ्रू हम क्या करते हैं? बेसिकली क्या करते हैं हम? एनालॉग टू डिजिटल जाने की कोशिश करते हैं। तो सर अब बताओ एक एक में डिफरेंस करके कि क्या होता है। देखो कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पिक्चर है, मान लेते हैं ये किसी की पिक्चर है, ये कोई पिक्चर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। अगर मुझे इसका डिजिटल बनाना है तो सबसे पहले मैं पता क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देखूंगा, ठीक है। इसके क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट्स देखूंगा। फिर बाद में इसका एम्पलीट्यूड देखूंगा, और वहां से मुझे पता चल जाएगा कि बेसिकली ये क्या है। फिर बाइनरी सिग्नल चल जाएंगे, बट इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा, मैं किसी और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये एक वन पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। ये मैंने डिस्क्रीट पॉइंट मान लिए, पांच पॉइंट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन पांच पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पांच पॉइंट के अकॉर्डिंग इस ये जो आपका पिक्चर है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड को मेजर करें। मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर इतना है, इस केस में इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर है,
इस केस में इसका एम्पलीट्यूड यहां पर है, इस केस में इसका एम्पलीट्यूड यहां पर है, इस केस में इसका एम्पलीट्यूड यहां पर है। तो हमने सबसे पहले देखा कि डिस्क्रीट पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड कहाँ कहाँ है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग। सैंपलिंग मतलब होता है आपने जस्ट ये देखना है कि एम्पलीट्यूड एनालॉग सिग्नल का, ये आपका एनालॉग सिग्नल, ये सिग्नल एनालॉग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल ऐसे जा रहा था, ये सिग्नल ऐसे जा रहा था, उसके कुछ 5-6 पॉइंट्स में आपने क्या किया, उसका एम्पलीट्यूड देख लिया, मतलब इस पॉइंट में इसका एम्पलीट्यूड देख लिया, इस पॉइंट में इसका एम्पलीट्यूड, इस पॉइंट में एम्पलीट्यूड, इस पॉइंट में एम्पलीट्यूड, इस पॉइंट से एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड आपने पता कर लिया। दिस प्रोसेस नोन एज सैंपलिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सैंपलिंग, ठीक है। मान लेते हैं आपने देखा कि 0.00 सेकंड में इसका एम्पलीट्यूड कितना है, फिर 0.05 सेकंड में कितना है, 0.07 सेकंड में कितना है, 0.08 सेकंड में कितना इसका एम्पलीट्यूड है, आपने मेजर कर लिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज सैंपलिंग, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरे क्वांटाइजेशन में हम क्या करते हैं, सैंपलिंग में तो हमने ये देख लिया कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज में इसका एम्पलीट्यूड कितना है इस एनालॉग सिग्नल का। अब दूसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आई 2.35, इसकी वैल्यू आई 3.46, इसकी वैल्यू आई 4.89। अब हम क्या करेंगे, इस बेसिकली ये जो वैल्यू है इसको हम क्वांटाइज कर देंगे। क्वांटाइज मतलब इसके जो राउंड ऑफ करके वैल्यूज लेंगे, मतलब यहां से मैंने 2 उठा ली, यहां से 3 उठा ली, ये 8-9 के पास है तो मतलब यहाँ पे मैं 5 उठा लूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब जब हम सैंपल वैल्यूज की डिस्क्रीट वैल्यूज ले लेते हैं, मतलब उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट अवेलेबल वैल्यू ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड इंटरवल क्वांटाइजेशन, एक मतलब जिसको यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन बोलते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि इंटरवल फिक्स होता है, दो के बीच में, सबके बीच में इंटरवल फिक्स होता है, और मतलब जब यहाँ पे मेजर करा उतनी ही दूरी पे यहाँ पे मेजर करा, उतनी ही दूरी पे यहाँ पे, उतनी ही दूरी पे यहाँ पे, उतनी ही दूरी पे यहाँ पे। और नॉन यूनिफॉर्म में होता है कि दूरी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, दूरी चेंज होती रहती है। वो किस में होता है? नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में वो चीज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी में अगर वैल्यू आ रही है 0.8, इसको आप क्या मान लोगे? 1। दिस प्रोसेस नोन एज क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, अब आपका डेटा सैंपल भी हो गया, मतलब आपको एम्पलीट्यूड्स भी पता चल गए, अब उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू भी पता चल गई। जब इतना आपका हो गया ना, उसके बाद आप क्या करते हो? एनकोडिंग करते हो, मतलब इस क्वांटाइज्ड वैल्यू को अब आप बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर देते हो। बाइनरी कोड्स मतलब 0 और 1 में। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर वैल्यू 0 के पास आई थी, 0 थी, तो वो आप 0 कंसिडर करोगे, और जहां पे कोई सिग्नल है, एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ है, वहां पर आप 1 कंसिडर करोगे। तो मतलब अब आपका सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे नहीं लिखते हैं बाइनरीज में, ये 0001, किसी चीज को ऐसे लिखते थे, आपने देखा होगा कंप्यूटर में, किसी को 0010, ठीक है, उसकी वैल्यूज के हिसाब से, मान लो 8 वैल्यू आ रही है, तो उसको 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइनरी सेट कर लो। आपने सिस्टम पढ़े होंगे ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल है या हेक्सागोनल, जैसे भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, इसको जो है बाइनरीज में लिख लेते हो। इसको बोलते हैं बेसिकली क्या? एनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, इतना मैं श्योर देता हूँ। ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिना मतलब पूरी डायग्रामेटिकली वैसे एक्सप्लेन किए बिना। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, रुक जाओ। मतलब इस टॉपिक को बिना पूरा पढ़ाए तो ऐसे समझाना एक दिन में डिफिकल्ट है, मतलब चीजें, बट फिर भी वापस एक बार सुन लो। कुछ नहीं है, आपका एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल मतलब जो कॉन्टिन्यूस चलता है, ठीक है, जिसका कोई पता नहीं अभी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आपने इसको कंप्यूटर को समझाना है, कंप्यूटर 0-1 समझेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप 3 प्रोसेस के थ्रू जाते हो। सबसे पहले सैंपलिंग होती है, फिर आप क्वांटाइजेशन करते हो, सिंपल बताऊंगा, और तीसरे वे में आप क्या कर देते हो, इसको एनकोड कर देते हो। सैम्पलिंग में क्या होता है, आप जस्ट क्या करते हो, बस सिंपल वर्ड में समझो। सैम्पलिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, कुछ पॉइंट सेट करते हो, ये तो एनालॉग सिग्नल है ना ऐसे, उसमें कुछ पॉइंट्स में इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, यहाँ से एम्पलीट्यूड मतलब जो है उसका उठा लेते हो, मतलब 5 पॉइंट का मुझे एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं 0.6 आया, यहाँ पे 0.8 आया, यहाँ पे 1.2 आ गया, मान लेते हैं वहां, यहाँ पे आ गया 5.3। अब ये आ गया आपका सैंपलिंग होगी। अब क्वांटाइजेशन में क्या करोगे, इनके अप्रोचेबल वैल्यू ले लो, मतलब 0.6 की मान लो 1 ले लो, 0.8 की 1 ले लो, 1.2 की कुछ ले लो, मतलब ये अगर 2.1 है तो 2 ले लो, 5.1 की 5 ले लो। ये अब आपकी क्वांटाइज वैल्यू होगी। अब जब आप क्वांटाइज वैल्यू आ गई, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 1 को ऐसे 0001 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह 1 की लिख दो, 2 की लिख दो, 5 की लिख दो। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, कहां पर? एनकोडिंग में
तो इन तीनों प्रोसेस के हेल्प से हमने एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल में कन्वर्ट किया। ये सिलेबस में आपके एक एक टॉपिक करके मेंशन है, और बट आज मेरा यही है कि जितना ज्यादा मैं आपको पढ़ा सकूं टॉपिक्स वो आपको क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम में कुछ आए तो एटलीस्ट आपको पता तो हो वो चीज क्या है। बाकी मैं कल आपको मतलब कोशिश करूंगा दो चीजें करने की, डिपेंडिंग अपॉन माई हेल्थ। एक तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं एक कोई अच्छा मतलब 50 60 70 80 क्वेश्चन जो है उसका एक सेशन लूं, और दूसरा मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कल के दिन में, जो भी मुझे टाइम मिला 5 10 मिनट, उसमें आपको समझाऊंगा कि आपने एग्जाम में जो भी अभी तक पढ़ा, या मतलब आज रात तक क्या पढ़ सकते हो ऐसा कल, कि मतलब आपको एग्जाम में किस तरह से चीजों को अप्रोच करना। अगर आपको वो चीज की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई कि मैं देखो आपको वहां पर अब जो ये नॉलेज आपने लास्ट 5 6 दिन में पढ़ के ही जस्ट गैदर करी है, उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है मल्टीप्लेक्सिंग। क्या टॉपिक मेंशन है? मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? डी मल्टीप्लेक्सिंग, ये आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर मान लेते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर उन मल्टीपल सिग्नल्स को, यहाँ तक बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, बट उन सारे सिग्नल्स को मैं एक ही सिग्नल के थ्रू भेज देता हूँ आगे, आगे जाके चाहे वो जितने मर्जी उठा लें, बट आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल सिग्नल को आगे एक ही चैनल के थ्रू जब भेजते हो ना, एक सिंगल चैनल के थ्रू जब आगे भेजते हो एक मीडियम में, इसको इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो मतलब यहाँ तक याद रखो, पीछे से मल्टीपल सिग्नल आए थे, उनको आपने एक सिंगल सिग्नल के थ्रू, सिंगल चैनल के थ्रू भेज दिया, दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग आप कैसे कर सकते हो, मतलब आपने 4 सिग्नल इस एक से ही भेजने, तो आप एक तो कर सकते हो टाइम डिवाइड कर सकते हो, इसको बोलेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये याद करो, इसको क्या बोलेंगे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टी, इसमें मैं क्या करूंगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में मैं इनको टाइम दे दूंगा, भाई पहले 5 सेकंड तेरे, उसके बाद 5 तेरे, उसके 5 तेरे 5 तेरे, ठीक है। ये एक तरीका है। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, मतलब इनको मैं अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी दे दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इसमें क्या होता है, इसको मैं बोल दूंगा इतनी बैंडविड्थ तेरी है, इतनी तेरी है, इतनी तेरी है, इतनी तेरी, मतलब इधर से तूने जाना है इस फ्रिक्वेंसी पे, इस फ्रिक्वेंसी पे तूने, इसने इसने, तो सारे ऐसे भी जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम भेज सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जब आप मल्टीपल सिग्नल को आगे एक सिंगल सोर्स के थ्रू भेजते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब एक चीज होती है सर डी मल्टीप्लेक्सिंग, क्या है? डी मल्टीप्लेक्सिंग मतलब इसका उल्टा। डी मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग का उल्टा करना है, जहां पर एक सिंगल कंबाइंड सिग्नल जो है उसको बाद में उसके ओरिजिनल सिग्नल में आप कन्वर्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल कोई नहीं, एक डायग्राम से बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका, ये पीछे से बहुत सारे सिग्नल्स आए, 2 3 4 5, यहाँ पर आपने लगाया हुआ मल्टीप्लेक्सर, क्या लगाया? मल्टीप्लेक्स। ये पता क्या करे, इन 5 सिग्नल को एक सिंगल सिग्नल के थ्रू भेजेगा, मतलब एक शेयर्ड मीडियम होगा, दोनों का एक, चारों का एक ही कॉमन शेयर्ड मीडियम होगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आपने लगाया होगा डी मल्टीप्लेक्सर, क्या लगाया? डी मल्टीप्लेक्स। ये पता क्या करेगा, इनको वापस सेपरेट कर देगा, पहले का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, ओरिजिनल सिग्नल्स को अलग अलग कर देगा, दैट इज नोन एज डी मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अगर एग्जाम में मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग पूछ लेगा, तो आई होप अब जो है इसके क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अब ना थोड़ा मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑल दो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट कुछ चीजें आपको मोबाइल कम्युनिकेशन की मैं बताने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले मोबाइल कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, आप सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हो और रिसीव करते हो एक मोबाइल डिवाइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्मार्टफोन है, उसके थ्रू अगर आपने कॉल करी एक नेटवर्क के थ्रू, अब मैंने यहाँ से कॉल करी और मुझे दिल्ली किससे बात करनी है, तो वो जो पूरा सिस्टम है ना, दैट इज नोन एज मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब आप चलते हुए मोबाइल, मतलब आप चलते हुए भी कम्युनिकेट कर सकते हो, जो ही नहीं, आप मुझे टेलीफोन है तो एक जगह पे रखा हुआ है, वहां से आप करोगे कम्युनिकेट, बट मोबाइल में आप कहीं से भी कम्युनिकेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से निकला, मैं कहीं पर भी हूँ, अब मैं जम्मू पहुंच रहा हूँ, अब आप जहां पर हो ना, बेसिकली उसके आसपास वाला जो आपका मतलब टावर होगा ना, वो आपको उसमें कम्युनिकेशन में ले लेगा, फिर आप वहां से भेजोगे, तो यही चीजें आपने मोबाइल कम्युनिकेशन में समझनी है। मोबाइल का वर्ड ये होता है मूवमेंट, मतलब आप चलते चलते कम्युनिकेट करोगे, दैट इज नोन एज मोबाइल कम्युनिकेशन। आपके सिलेबस में कुछ चीजें मेंशन है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। एक सबसे पहली बात है सेल साइट क्या होता है, यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन में सेल साइट क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो एक सेल, कोई भी सेल मतलब मोबाइल, उसका साइट मतलब एक ऐसा एरिया, मतलब मान लो एक टावर समझ लो, उसका एक ऐसा एक स्टेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली बेस स्टेशन, क्या बोलते हैं? बेस स्टेशन।
सेल साइट क्या होता है, एक ऐसा बेस स्टेशन जो मतलब एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को कवरेज प्रोवाइड करता है। मतलब मान लेते हैं जैसे आपका ग्रिड स्टेशन नहीं होता, वो कुछ अपने आसपास वाले एरिया को बिजली प्रोवाइड करता है ना, इसी तरह सेल साइट वो बेस स्टेशन होगा जो अपने आगे पीछे वाले कुछ एरिया में क्या करेगा, जितना ज्योग्राफिकल एरिया होगा वहां पर मतलब मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं सेल साइट। तो सेल साइट एक बेस स्टेशन होता है जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को कवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो मतलब याद कर लो कि सेल साइट क्या होता है, एक बेस स्टेशन जो अपने आगे पीछे वाले ज्योग्राफिकल एरिया को क्या प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है सेल साइट या सेल टॉवर को, ठीक है। और जो एरिया होता है, जिस एरिया को वो प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं सेल। एरिया को बोलते हैं सेल, और ये जो बेस स्टेशन होता है इसको क्या बोलेंगे, सेल साइट। मतलब जो आपका टॉवर होता है उसको क्या बोलेंगे, सेल साइट। इतना आपने याद रखना है। दिस इज क्लियर। तो अब हर सेल साइट में क्या होगा, हर सेल साइट में एंटीना लगे होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल साइट है, एक बेस स्टेशन है, यहाँ पर एक एंटीना लगा होगा। एंटीना क्या करेगा, जो इधर के सिग्नल जो लोग इसको एंटीना को भेजेंगे, एंटीना आगे भेजेगा। फॉर एग्जांपल ये जोरी से दिल्ली भेजना है, ठीक है, या पुंछ से दिल्ली भेजना है, या कश्मीर से देना है, बुडगाम से भेजना है, तो वहां से भेजेगा, यहाँ एंटीना रिसीव करेगा और भेजेगा। इस तरह फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से फोन आ रहा है तो यहाँ पर रिसीवर भी लगा होगा, और उस फोन को रिसीव भी करेगा। तो दोनों काम होते हैं यहाँ पर सेल साइड में। हमारे पास एंटीनाज भी लगे होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, और रिसीव करने के लिए जो है रेडियो सिग्नल वो भी लगे होते हैं, ठीक है। और वहां तक ये एरिया फैला होता है जहां पर फ्रीक्वेंसी इफेक्टिवली मैनेज हो जाए। मतलब अगर सपोज करो इतनी इसकी रेंज है अच्छे से मैनेज करने की, इसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पर कोई और सेल साइट होगा, वो उसके एरिया में आता होगा। इस तरह से सेल साइट काम करता है। याद कर लो सेल साइट एक टॉवर की तरह काम करता है, ठीक है। अब एक चीज होती है यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन है, हैंड ऑफ, ठीक है। हैंड ऑफ, तो हैंड ऑफ क्या होता है, कुछ नहीं है। हैंड ऑफ को हैंड ओवर भी कहते हैं, पहले ये देख लो। हैंड ऑफ को हैंड ओवर भी कहते हैं। तो क्या होता है हैंड ऑफ या हैंड ओवर, मतलब एक अपार्टमेंट में कॉल कर रहा हूँ ना, अब मैं गाड़ी में बैठ के ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं कॉल करते करते गाड़ी में बैठ के ट्रेवल कर रहा हूँ, मान लो मैं ट्रेन में चल रहा हूँ। अब क्या होगा कि अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक सेल साइट से बाहर निकल गया, मतलब उसकी रेंज से बाहर निकल गया, तो मैं किसके अंडर आ गया, अब दूसरे सेल साइट के अंडर आ गया। यही जो प्रोसेस होता है ना, कि ऑन गोइंग कॉल जो है, जो आपकी कॉल चल रही है, वो एक सेल साइट से दूसरे सेल साइट में जो जाती है, ठीक है, किसी एरिया में, उसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ, ठीक है। हैंड ऑफ कुछ नहीं है, हैंड ऑफ होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक कॉल जो है एक सेल साइट से दूसरे सेल साइट में जाती है जब यूजर मूव करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जम्मू से दिल्ली जा रहा हूँ, तो अब मैं फॉर एग्जांपल जैसे जैसे रीजन क्रॉस करता जाऊंगा, तो मैं एक सेल साइट से दूसरे सेल साइट में आता जाऊंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैंड ऑफ। क्या बोलते हैं इसको, हैंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। इसकी दो टाइप होती है, एक होता है हार्ड हैंड ऑफ, एक होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ। क्या बोलते हैं, हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ, ठीक है। हार्ड हैंड ऑफ वो होता है अगर फॉर एग्जांपल जो अभी करंट सेल है उसका कनेक्शन जो है, मतलब बिना, मतलब जब मैं दूसरे, देखो मान लेते हैं मैं इस सेल के अंदर हूँ, इस सेल स्टेशन के अंदर हूँ, ये दूसरा सेल स्टेशन है। अब यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब मैं इस सेल स्टेशन के अंदर आ रहा हूँ, अब मैं इस सेल स्टेशन के अंदर आने वाला हूँ। तो इस सेल स्टेशन के अंदर आने से पहले, ध्यान से सुनो, इस सेल स्टेशन के अंदर आने से पहले जो मेरा कनेक्शन है वो अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब अगले अगले कनेक्शन बनने से पहले इस सेल का कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाता है, उसको बोलेंगे हार्ड, हार्ड हैंड ऑफ बोलेंगे। और सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या होता है, मतलब कनेक्शन जो है वो बाद में ब्रेक होता है, कनेक्शन इसका मतलब पहले इसका और इसमें मैं जा रहा हूं ना, तो मतलब ये इसमें पहुंच जाऊंगा, उसके बाद पीछे वाले का कनेक्शन ब्रेक होगा। इस केस में पता क्या होगा, इस केस में ये होगा कि मैं इधर से पहुंचने से पहले ही इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया और आगे वाला रिसीव हुआ। तो अच्छा कौन सा होगा दोनों में, जब आप दूसरे को एंटर करके पीछे वाला ब्रेक करोगे तो वो बेटर है ना। तो बट यहाँ पर क्या होगा, पहले ये वाला ब्रेक हो जाएगा फिर आप दूसरे में एंटर करोगे, तो मतलब ये पहले ब्रेक हो जाता है बिफोर मेक, ठीक है, और दूसरा जो है अगला मिलने के बाद ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो दो तरह से है, अब इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना बस समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं पर ऐसे ब्रेकअप काइंड ऑफ हो जाता है, ठीक है, आपका कहीं पर ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप ब्रेकअप होने के बाद कोई दूसरा पर्सन मिलता है, ठीक है, पहले वाले के साथ ब्रेकअप होने के बाद दूसरा मिलता है, या दूसरा पहले ही मिल जाता है फिर आप ब्रेकअप करो, ठीक है। तो मतलब ये वहां यहाँ पर ये वाला फंडा है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पीछे वाला ब्रेकअप होके फिर आगे वाला मिल रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि पीछे वाला अभी है, आपने आगे वाले को रिसीव किया फिर पीछे ब्रेकअप किया, ठीक है दोनों ही गलत है। बट चलो हमें समझाने के लिए मैंने ऐसे समझा कि आपको कुछ समझ आ रहा है, वैसे बाकी इन चीजों को सीरियस मत लेना। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपका है फ्रीक्वेंसी रीयूज। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है। फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब है कि आप एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करते हो, ठीक है, आपके डिफरेंट सेल में एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज कर रहे हो। मतलब आपको देखो क्या होता है कि अगर देखो ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंसी को रीयूज करना, रीयूज करने से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब जो हमें बैंडविड्थ मिली हुई है ना, मतलब हमें ये बैंडविड्थ मिली है, इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, इतनी फ्रीक्वेंसीज में यूज कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं मैं इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इसी फ्रीक्वेंसी को वापस रीयूज कर सकता हूँ, इसका मतलब अच्छी बात है ना, मैं इस बैंडविड्थ का अच्छे से यूज कर रहा हूँ। बट आप इसका रीयूज कैसे कर सकते हो, मान लेते हैं इसमें मेरा सिग्नल जा रहा है अभी, ठीक है, इसमें मेरा सिग्नल जा रहा है अभी, मान लेते हैं इस फ्रीक्वेंसी में मेरा सिग्नल जा रहा है, अगर मैं इसमें कोई दूसरा सिग्नल डाल दूंगा तो वो तो सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, किसी की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। यही चीज हुआ था जब जियो नया नया लॉन्च हुआ था, अब कॉल लगाते तो किसी की बातें भी सुनाई देती थी आपको, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आई थी ना तब स्टार्टिंग वाले दिनों में, जब उसने फ्री दिया, जब टेस्ट ट्रायल चल रहा था, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा केस। तो आप बेसिकली क्या होगा, आप फ्रीक्वेंसी रीयूज कैसे होगी, मान लेते हैं मैंने जो कॉल करी, मेरी कॉल इस सेल तक जानी है, अब इस सेल के आगे तो ये फ्रीक्वेंसी फ्री है ना, यहां पर आप इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हो। तो जब एक रेंज के बाहर चली जाती है जहां पर इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है, तो हम वहां पर फ्रीक्वेंसीज को रीयूज कर सकते हैं। मतलब हम वो सेल्स को सेपरेट कर देंगे जो बहुत दूरी पे है, जहां पर इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, अगर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, इसको बोल देंगे फ्रीक्वेंसी रीयूजिंग। बस आपने पेपर के लिए ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी रीयूजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मान लेते हैं ये एक पावर है, सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल का मान लेते हैं इस सेल में इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी तो सेम जा रही है, मैं ये वाली फ्रीक्वेंसी यहां तक तो चला दूंगा, ठीक है, काम चल गया, बट इसके आगे इसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो मैं इसमें दूसरा सिग्नल भी रख के भेज सकता हूँ, ठीक है, ये कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो हमने मोबाइल कम्युनिकेशन में अभी तीन चीजें पढ़ी। सेल साइड को आप समझ लो एज अ टॉवर, ठीक है, सेल साइड का एज अ टॉवर, जिसके आगे पीछे रेंज में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें ही एंटीना और रिसीवर, एंटीना में रिसीवर भी होगा और ट्रांसमीटर भी होगा, ठीक है। दूसरा फिर हमने समझा हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब है कि मतलब फॉर एग्जांपल हम एक सेल को जब दूसरे सेल को क्रॉस करेंगे तो पिछला सेल छूटेगा और अगले सेल में हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि पिछला सेल पहले छूटा, अगला बाद में मिला, या अगला मिलने के बाद पिछला छूटा। इसके हमने दो टाइप पढ़े, एक हार्ड हैंड ऑफ और दूसरा सॉफ्ट हैंड ऑफ। फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी, फ्रीक्वेंसी को हम वापस रीयूज भी कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी रीयूज में, ठीक है। अब इसकी ब्लॉक डायग्राम भी आपके सिलेबस में मेंशन है, ब्लॉक डायग्राम बहुत बड़ी है, और मतलब मैं इस टाइम आपको पूरा नहीं बता सकता, बट जस्ट मैं आपको सिंपली बताता हूँ इसकी मैं ब्लॉक डायग्राम में होती क्या क्या चीजें। एक तो एंटीना होगा, सबसे पहली बात, एंटीना का क्या काम होता है, एंटीना की हेल्प से आप सिग्नल को सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। एक होगा ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक होगा रिसीविंग एंटीना। जो भेजने वाला होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, भेजने वाले को क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी आवाज है, तो मेरी ऑडियो सिग्नल जो है सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगी, सबसे पहले होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मोबाइल में किसी से बात करूंगा ना, सबसे पहले मेरे मोबाइल में लगे होंगे ट्रांसड्यूसर्स, क्या लगे होंगे, ट्रांसड्यूसर, ये वर्ड भी याद कर लो। ट्रांसड्यूसर क्या करेंगे, मेरी जो ऑडियो वाली आवाज है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल में। फिर वो इलेक्ट्रिकल साउंड जो है, ट्रांसमीटर लगे होंगे, ट्रांसमीटर उस इलेक्ट्रिकल साउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेडियो में क्योंकि ट्रांसफर तो रेडियो वेव होगी, तो ये सब होगा ट्रांसमीटर में। सेम जब रिसीव होगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मैं श्रीनगर में कॉल कर रहा हूँ, तो श्रीनगर में जब कॉल रिसीव हो रही है, ठीक है, रिसीव हो रही है वो कॉल, तो उसमें जो है रिसीवर लगे होंगे, वो क्या करेगा, रेडियो वेव को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल में, और फिर ट्रांसड्यूसर उस इलेक्ट्रिकल को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। बाकी और क्या होंगे, और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर तो होंगे ही ना। जब भी आपने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट करना है, तो भाई आपका मॉड्यूलेशन वहां पर होगी, और रिसीविंग एंड में डीमॉड्यूलेशन होगी होगी, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर आपके जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं जम्मू, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे सामने एक माइक्रोफोन है, उसमें मेरी आवाज जा रही है, तो माइक्रोफोन भी चाहिए, और जहां पर किसी ने सुनना है उसको स्पीकर चाहिए सुनने के लिए, तो माइक्रोफोन स्पीकर भी होते हैं, ठीक है। और फिर बैटरी भी होती है जो इसको पावर प्रोवाइड करती है। बाकी और भी चीजें होती है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने याद रखनी है, ठीक है, एक इसमें होती है। अब सेल फोन कैसे काम करता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने माइक्रोफोन में बोला,
आपका ऑडियो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, फिर वो ट्रांसमीटर में भेजेगा। ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन होगी, पहले मॉड्यूलेशन वाले प्रोसेस है, सिग्नल मॉड्यूलेट होगा, फिर वो एंटीना के थ्रू रेडियो वेव की तरह ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? रेडियो वेव को जो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे साथ आस-पास एक पहाड़ी में टावर है, वो टावर क्या करेगा, वो वाली रेडियो वेव को उठा लेगा, ठीक है? फिर उस रेडियो वेव को उठाने के बाद उसकी मतलब सेल साइट उठा के फिर वहां से पता करेगा मतलब क्या है लोकेशन, कहाँ पे भेजनी है, तो फिर उस लोकेशन में जाएगा, फिर उस लोकेशन की सेल साइट में जाएगा, जो स्टेशन होगा, सेल स्टेशन होगा, वहां पे जाएगा। फिर उस सेल स्टेशन से उस सराउंडिंग में जो पर्सन जिसको मतलब मिलना है, उसको फ्रीक्वेंसी वो पहुंच जाएगी, उसके फोन में आ जाएगी वो फ्रीक्वेंसी। फिर फोन में सेम वही प्रोसेस होगा, पहले वो कन्वर्ट होगा रेडियो उसमें, फिर आपको आवाज आएगी, फिर आप कॉल उठाओगे, फिर आप बात करोगे किसी से, ठीक है? यही काम होता है बेसिकली, आपका वर्किंग है सेल फोन्स की, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दिस इज क्लियर। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकता है कि सेल फोन के क्या क्या फीचर होते हैं। देखो सेल फोन में आप एक तो कॉल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, एसएमएस की फुल फॉर्म भी देख लो। एसएमएस की फुल फॉर्म इज शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है? मुझे लग रहा है आज आपको ऐसे मजा नहीं आ रहा होगा पढ़ने का, ठीक है? अब क्या करूं, मतलब मेरी कुछ है, क्योंकि मेरे को भी ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता, मैं जब अच्छे से पढ़ाता हूँ ना फास्ट वाला, तभी मुझे मजा आता है। तो शॉर्ट मैसेज सर्विसेज को बोलते हैं एसएमएस, ठीक है? उसके बारे में आपने पढ़ा है। फिर ये आपको याद रखना, ये भी इसमें प्रोवाइड होती है, सेल फोन में ये भी होता है। एमएमएस भी होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। फिर ब्लूटूथ की फैसिलिटी भी होती है, एप्स भी होते हैं, जीपीएस सिस्टम भी होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी होता है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है? अब आपके सिलेबस में एक और चीज मेंशन है जिसका नाम है जीएसएम। क्या चीज है? जीएसएम और सीडीएमए टेक्नोलॉजी, ठीक है? पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म देख लो। जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम, देखो इसकी मुझे लगता है फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज जीएसएम। और सीडीएमए की कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है? देखो कुछ नहीं है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है ये किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है वही है। तो यहाँ पर बेसिकली कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की फॉर्म में डिवाइड है। जो जीएसएम होता है ना, बेसिकली हम ज्यादातर जीएसएम में क्या यूज करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का यूज करते हैं, टीडीएमए का यूज करते हैं, ठीक है? मतलब हम टाइम डिवाइड कर देते हैं, इस टाइम को इसको एलोकेट, इस टाइम इसको, या फ्रीक्वेंसीज डिवाइड कर देते हैं, वो जीएसएम में होता है, ठीक है? जीएसएम को मतलब वर्ल्ड लेवल पे ज्यादातर जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है वो जीएसएम में होता है। जीएसएम होती है सिम्स के थ्रू, जैसे हम लोग नहीं करते हैं, सिम होती है ना, तो सिम के थ्रू आइडेंटिफाई होता है, तो ये सारा जीएसएम में आता है। बट जो ये होता है ना सीडीएमए, ये थोड़ा फास्ट होता है, बट इसका ये इश्यू है कि ये इतने बड़े लेवल पे नहीं होता, ये एक रीजनल होता है। जैसे मान लो कुछ कंट्रीज है वहां पे यूएसए में सीडीएम में चलता है, कनाडा में कुछ जगह में चलता है, ये चीज आपने याद। ऐसा ही हम सिम की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है? ये आपने याद रखना है। तो सीडीएम में भी एक तरह की डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को शेयर करते हैं, ठीक है? उसमें हमें कोड डिवीजन दिया होता है, कोड के बेसिस में उसको सारा डिवाइड किया जाता है। ये एफिशिएंट है एज कंपेयर टू जीएसएम, बट इसमें क्या वॉइस क्वालिटी और बैटरी क्वालिटी भी अच्छी होती है, बट ये कुछ रीजन्स के लिए वेरीफाइड। अगर आपको पूरे ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड करना है तो सीडीएमए से बेटर है जीएसएम, इसलिए हम जीएसएम को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भी यूज करते हैं ना जीएसएम को, मतलब हमारे यहाँ पे किसके थ्रू होती है, खुद सोचो, हमारे यहाँ पे हम किसके थ्रू करते हैं, हमारे यहाँ पर हम जो है सिम के थ्रू करते हैं। मैंने आपको बताया जो भी सिम के थ्रू होती है वो जीएसएम वाली होती है, ठीक है? सीडीएम में जो है वो सिम के थ्रू नहीं होती है, सीडीएम हैंड स्पेसिफिक होती है, और जो हमारा जीएसएम है वो सिम स्पेसिफिक होती है। तो जीएसएम ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड मोबाइल नेटवर्क जो है वो कवर करता है। ये टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे काम करता है और फ्रीक्वेंसी डिवीजन, बट दूसरा जो है सीडीएम है ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे काम करता है, ठीक है? और जो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जीएसएम की मैक्सिमम स्पीड है ना, वो केबी पर सेकंड में, मतलब 384 मान लो किलोबाइट पर सेकंड में होती है। बट जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्स है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 2 मेगाबाइट पर सेकंड पे होती है, ठीक है? तो मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जीएसएम जो है सिम कार्ड में स्टोर होता है, और सीडीएमए जो है फोन या हैंडसेट में स्टोर होता है, ठीक है? और जो जीएसएम है उसकी वर्ल्ड वाइड रोमिंग फैसिलिटी हो सकती है, बट जो सीडीएम है उसकी लिमिटेड होती है। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है जीएसएम और सीडीएम। अब इनका इन डेप्थ कैसे होता है, क्यों होता है, ये नहीं जानना, अब इतना टाइम नहीं है। आपको जीएसएम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सीडीएमए इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो सीडीएमए की हेल्प से
हम क्या करेंगे, सीडीएमए से हेल्प से रीजनल होता है ज्यादा, और कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो हमारा है, सीडीएमए जो है वो बेसिकली रीजनल होता है, और जीएसएम जो है वर्ल्ड लेवल पे होता है। तो यहाँ पे टाइम डिवीजन होता है, ये सिम स्पेसिफिक होता है, वो हैंडसेट स्पेसिफिक होता है। इसमें स्पीड कम होती है, सीडीएमए में स्पीड ज्यादा होती है। सिम की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगा कि एग्जाम में पूछ सकता है, ये हमने देख ली। तो अब इसके बाद आपका एक टॉपिक और है, एंटीना। देखो एंटीना मतलब एज सच इतना मतलब वो नहीं है, बहुत लेंदी टॉपिक है, बट फिर भी एक दो चीजें बता देता हूँ एंटीना के बारे में, ताकि आपको ऐसे ना लगे एंटीना का कुछ नहीं बताया, कुछ देख लो। बाकी इसको छोड़ के ना एक चीज मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी में एक थ्री फेस मोटर रहेगी, मैंने नहीं पढ़ाई। अगर आपको डीसी जनरेटर समझ आ गया तो थ्री फेज मोटर में कोई फर्क नहीं है। थ्री फेज मोटर में हम कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके तीन फेज हैं। एक कोई भी सिंपल यूट्यूब में सर्च कर लेना थ्री फेस मोटर, वहां से क्लियर हो जाएगा, या गूगल में पढ़ लें, क्योंकि आपको डीसी जनरेटर समझ आ गया है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करती है थ्री फेस मोटर, तो वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा कंप्लीट। टेली कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन में भी मैंने आपको मैक्सिमम मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट ही कवर करवा दिया, कोई एक आधा का दुक्का बचता होगा। ठीक है, और जो बाकी तीसरा था वो भी, और आपका टीवी टेलीविजन वाला रह गया, वो मैंने आपको बोलता अपने एंड में, अगर नहीं किया तो अभी भी रात को देख के उसको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, जैसे फ्रीक्वेंसी वीएफ यूएफएच ये सब तो देख ही लो एटलीस्ट, यूएचएफ। ठीक है, तो ये चीजें कुछ देख के एग्जाम में जाना। बाकी आई ट्राई के मैं कल एक लेक्चर लाऊंगा, और जो अभी ऐसे नए बच्चे आ रहे हैं, अगर आप कल का दिन लगा के जो वीडियोस डाली वो भी देख ले तो भी बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई ट्राई कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब ऐसे कम समय में प्रिपेयर कर रहा हो तो एग्जाम में अगर जाना हो तो किस तरह से चीजों को डील करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये आप सब इस फील्ड से हो नहीं, बट आप पढ़ रहे हो, बट किस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो वो आपने देखना। ठीक है, अब एंटीना बेसिकली क्या होता है, ये आप देखो एंटीना क्या होता है, दो काम करता है इसमें, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों है। मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ध्यान से सुनो, रेडियो वेव में भी कन्वर्ट कर सकता है, और रेडियो वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये दोनों में। एक ट्रांसमिशन एंटीना होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा ट्रांसमिट होने के लिए, और रिसेप्शन वाला एंटीना क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो भाई, मैंने यहाँ से भेजना है यहाँ पर, ये होगा ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, और ये होगा मेरा रिसीविंग एंटीना। मैं यहाँ पर हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मैंने किसी को फोन करना, सबसे पहले मैंने अपने फोन में ऐसे बोला जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बट क्या वो आवाज जाएगी? नहीं, वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन करेगा? ट्रांसड्यूसर, मान लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पर ये मान लेते हैं ट्रांसमीटर में चला गया। अब ये जो ट्रांसमीटर है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, फिर वो जाएगी। फिर रिसीविंग एंटीना में ये तो रेडियो वेव आई, तो ये रिसीविंग एंटीना इस रेडियो वेव को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर बाद में फोन में जाके वो कन्वर्ट होकर हमें सुनाई देगा। ये काम हमारा एंटीना करता है। ठीक है, अब एंटीना के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीजें आपने पता करनी है एंटीना के बारे में। एक है रेडिएशन पैटर्न। क्या है? रेडिएशन पैटर्न। रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, देखो, हमें रेडिएशन पैटर्न में हम ये बता सकते हैं कि मतलब किस डायरेक्शन में जो है एंटीना जो हमारा काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ओमनी डायरेक्शन, मतलब हाई डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है सिग्नल को, या डायरेक्शनल है, मतलब किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमारा एंटीना जो है रेडिएट करेगा, इन डायरेक्शन में ना के बराबर रेडिएट करेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो गया डायरेक्शन। और जो सभी डायरेक्शन में करेगा, जैसे मान लेते हैं कोई एक बीच में हमने सेटेलाइट लगाई हुई है, वो सारी जगह रेडिएट करी है, तो वो हो जाएगा, जैसे आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं, या ओमनी डायरेक्शन एंटीना उसको बोलेंगे। तो रेडिएशन पैटर्न बेसिकली यही बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एंटीना किस तरह से जो है वो रेडिएट करता है। ये फंक्शन होता है स्पेस का, मतलब टाइम में, स्पेस में देखा जाता है कि अगर ओमनी डायरेक्शन है मतलब सभी डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, ठीक है, एनर्जी, और सभी डायरेक्शन में। और अगर सपोज करें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन के एग्जांपल है यागी उडा एंटीना। क्या? यागी उडा एंटीना, ये याद कर लो, ये किसकी एग्जांपल है, ये डायरेक्शनल वाले की है। ठीक है, और जो आपका ओमनी डायरेक्शन जो हाई डायरेक्शन में करता है, उसकी एग्जांपल है डाइपोल एंटीना। डाइपोल एंटीना में कुछ नहीं होता है, ऐसे दो डाइपोल खड़े होते हैं, ये सभी डायरेक्शन में आगे पीछे करते हैं, दैट इज नोन एज डाइपोल एंटीना। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है गेन क्या होता है। गेन एंटीना में क्या होता है, देखो एंटीना की एबिलिटी, ठीक है, एंटीना की एबिलिटी की, वो जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसके एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो, अगर तो ये सभी डायरेक्शन में भेजेगा, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, अगर तो ये सभी डायरेक्शन में भेज रहा है, ठीक है, प्लस दूसरा अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सभी डायरेक्शन में भेज रहा हूँ एनर्जी को, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, ठीक है,
अब इसकी ध्यान से सुनो, गेन क्या होता है किसी एंटीना का, मतलब देखो जब सभी डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली कम एनर्जी जाएगी, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी तो ज्यादा जाएगी। तो बेसिकली हम मेजर करते हैं कि एंटीना की एबिलिटी है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांसफर कर सकती है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब जो आइसोट्रॉपिक है, मतलब जो जब सभी डायरेक्शन में भेज रहा है उसको उसका गेन बोलेंगे, ठीक है। इसको डीबी में मेजर करते हैं, मतलब डेसिबल में मेजर करते हैं। सबसे पहले तो ये याद करना है, अगर गेन आपका हाई है इसका मतलब ये है कि आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी है, सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है और उसकी रीच भी ज्यादा होगी, वो दूर तक जाएगा। यार कुछ नहीं है, अगर आपका सिग्नल इस तरह से कि वो सभी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा इसी सिग्नल को अगर आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजना चाहते हो तो जस्ट आप देखोगे कि इससे कितना ज्यादा है, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसी को बोलते हैं इसका गेन। मतलब अगर वो सभी डायरेक्शन में जा रहा है उसके कंपैरेटिवली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना ज्यादा जा रहा है उसको उसको बोलेंगे उस जो एंटीना है उसका गेन। तो इसको मेजर करते हैं डेसिबल में, ये चीज आपने याद रख रखनी है, ठीक है। एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैंडविड्थ। क्या है? बैंडविड्थ, ठीक है, ये आपके सब सिलेबस में मेंशन है। बैंडविड्थ क्या होता है? बेसिकली बैंडविड्थ कुछ नहीं है, कितनी रेंज ऑफ एंटीना है जहां तक वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं है ना कि अगर मान लेते हैं किसी एंटीना की फ्रीक्वेंसी लास्ट 506 560 किलोहर्ट्ज पकड़ने की है, अगर वहां पे 800 किलोहर्ट्ज वाला होगा तो वो उसकी बैंडविड्थ में नहीं आता, वो सिग्नल को नहीं पकड़ सकता। बैंडविड्थ होता है कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहां पर एक एंटीना अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, उसको उसकी बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज है इनपुट इम्पीडेंस। क्या है? इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस मतलब जब आपका जो आपका इनपुट सिग्नल है, इम्पीडेंस का मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जो आपका इनपुट सिग्नल है, एंटीना का जो इनपुट आ रहा है उसमें कितना इम्पीडेंस है, ठीक है, ये बताता है इनपुट इम्पीडेंस। ये बताता है, इससे हमें पता चलता है कि एंटीना कितना अच्छा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है किसी एंटीना की, मतलब एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। एंटीना की एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ सकता है। एफिशिएंसी कुछ नहीं होता है कि एंटीना ने जो पावर जो है, मान लेते हैं जो पावर रेडिएट करी किसी एंटीना ने, ठीक है, पावर रेडिएट करी, उसको डिवाइड कर दो कितना पावर का इनपुट आया था, पावर का इनपुट आया था, ये बेसिकली होता है एफिशिएंसी। अगर ये ग्रेटर देन 1 है मतलब ऊपर वाली चीज बड़ी है, इसका मतलब वो एफिशिएंट है। अगर तो कम है मतलब जितनी आ रहा है उसे कम रेडिएट करा है, इसका मतलब वो एंटीना तो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो ये एफिशिएंसी से पता चलता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। पैरामीटर में हमने क्या-क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि हमारा रेडिएशन पैटर्न क्या होता है। रेडिएशन पैटर्न मतलब अब रेडिएशन कितनी डायरेक्शन में जा रही है। स्पेस में हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर मान लेते हैं वो ओमनी डायरेक्शन है, सभी डायरेक्शन में जा सकती है, या यूनि डायरेक्शन है जिसको डायरेक्शन एंटीना बोलते हैं, जिसकी यागी उड़ा एंटीना एक एग्जांपल है, ओमनी डायरेक्शन में डाइपोल एंटीना। गेन बेसिकली हमें ये बताता है कि एंटीना की क्या एबिलिटी है, ध्यान से सुनो, एंटीना की क्या एबिलिटी है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है अपनी जो एनर्जी है वो भेज सकता है एज कम्पेयर टू जब वो आइसोट्रॉपिक है, मतलब सभी डायरेक्शन में भेज रहा है, वो उसका गेन होता है। डायरेक्टिविटी होता है कि कितना एंटीना फोकस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी डायरेक्टिविटी बोलते हैं। बैंडविड्थ होता है कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहां पर एक एंटीना इफेक्टिवली काम कर सकता है, वो उसकी बैंडविड्थ होती है। इनपुट में कितना इंपीडेंस है, दैट इज नोन एज इनपुट इंपीडेंस। एफिशिएंसी किसी एंटीना की होती है कि पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय पावर एब्सॉर्ब, कितनी पावर आई और कितनी पावर रेडिएट हुई। अगर वो ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब पावर ज्यादा रेडिएट हो रही है, इनपुट में पावर कम है, तो इसका मतलब मान लें कि वो एंटीना एफिशिएंट है, ठीक है। अब आपने अपने लेवल पे इसमें क्या पढ़ के जाना है एग्जाम में, सिर्फ टाइप्स ऑफ एंटीना। टाइप्स ऑफ एंटीना आप खुद पढ़ के चल जाना। आज मैं इसको यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीना में आपने पढ़ लेना कि डाइपोल एंटीना क्या होता है। डाइपोल एंटीना तो मैंने आपको बता दिया ना। डाइपोल एंटीना ये इस तरह के दो स्टेट एंटीना खड़े हैं, ये हर एक डायरेक्शन में भेजेगा, ये मल्टीपल डायरेक्शन होता है, ठीक है। एक होता है मोनोपोल एंटीना, एक होता है यागी उड़ा एंटीना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना, पैच एंटीना, लूप एंटीना। तो एक बार जाने से पहले एग्जाम में एंटीना की थोड़ी टाइप्स कहीं से देख के चल जाना कि वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप, मुझे पता है आज उतना एफिशिएंट नहीं हुआ लेक्चर, बट फिर भी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको कुछ समझ आया होगा, क्योंकि मुझे कुछ समझानी थी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है। तो देखो अब ना, अगर आपने 6-7 दिनों में अगर प्रिपरेशन करी मेरे साथ यहाँ पर, देखो बहुत पढ़ा है हमने, मतलब आई हैव गिवन माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता सकूँ, और आपने भी अपने एंड पे, मुझे लगता है जब मेरा देखा होगा कि ये पढ़ा रहे हैं सर, तो आपने भी पढ़ा होगा अच्छे से। और अब आप थोड़ा अपने पे ट्रस्ट करो, जो-जो चीज़ें रह गई हैं उनका जस्ट ऊपर-ऊपर से देख लो,
कि क्या है, क्या नहीं, बस इतना देख लो और जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। अब रिवाइज़ करने के 2 तरीके हैं, एक तो अपने नोट्स रिवाइज़ करना, एक ये वीडियोज़ रिवाइज़ करना। देखो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप ये वीडियोज़ रिवाइज़ कर लो, क्योंकि वीडियोज़ इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, कुल मिला के 10 वीडियो होंगी। तो 10 वीडियो रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट यहाँ पर ये ऐसी वीडियो नहीं है कि जहाँ पे फालतू डिस्कशन हुई है, बहुत पिन पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात है, तो आप इन वीडियोज़ को वापस देख सकते हो, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आपको एक काइंड ऑफ ऐसा चाहिए होता है कि मतलब कई बार कि हम कैसे करें एग्ज़ाम्स में ताकि नंबर एनहांस हो सकें, ख़ास करके टेक्निकल पोर्शन। अदरवाइज़ तो बाकी मेरे को आपको एक्सप्लेन करा हुआ है पहले भी, जो जेकेपी का एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल का उससे पहले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर ये आपको इनिशिएटिव और हमारा पढ़ाने का वे, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आपके आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है और भी जो फ्यूचर एग्ज़ाम है, तो हम आपको प्रिपरेशन करवाएँगे यहीं पर यूट्यूब में। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।